स्टूडेंट्स, दिस इज मानसी गोस्वामी और आज की वीडियो है 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए जिनके सीबीएसई एग्जाम बोर्ड पास आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्विक रिकैप करेंगे चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। ये जो चैप्टर और साथ में ये किस यूनिट से बिलोंग करता है? जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट से बिलोंग करता है, जिसमें कि दो चैप्टर हैं, चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों चैप्टर 18 मार्क्स के आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। देखा जाए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 1 या 2 नंबर के ही नहीं, 4 और 5 नंबर के भी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, जैसे कि सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, यानी कि सबसे पहले ये देखा गया कि जेनेटिक मटेरियल हमने किसको कहा है, इसके एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बाद ये पता चला कि डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल बोला गया है। अब डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोला गया है, इसका कुछ साइंटिफिक प्रूफ के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, दोनों के स्ट्रक्चर और दोनों के डिफरेंशिएशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो हमारा डीएनए होता है, इसका स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं, लेकिन सेल के अंदर ये कैसे पैक होते हैं इसके बारे में जानेंगे। एंड देन डीएनए का रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए कैसे बनता है ये हम जानेंगे। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे। जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीनोम, ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट, यानी कि जो एचजीबी प्रोजेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में और वैसे भी इस चैप्टर में, तो इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से कुछ ना कुछ आता ही आता है। और इस चैप्टर में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो साथ ही साथ में ये भी बताऊंगी कौन सा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे सिर्फ एक वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला टर्म आता है डीएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए क्या होता है, जितनी भी इनहेरिटेंस या हम बोले कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये किसकी वजह से होती है, वो डीएनए की वजह से ही होती है, यानी कि डीएनए ट्रांसफर होता है। डीएनए को सबसे पहले फ्रेडरिक मैस्चर ने 1869 में डिस्कवर किया था और इन्होंने इसका नाम रखा था न्यूक्लिन। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, ऑल्टमैन, जिन्होंने ये देखा जो डीएनए होता है ये एसिडिक होता है नेचर में, तो इन्होंने पूरा नाम रख दिया डीएनए का न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि एसिडिक होता है नेचर में। और डीएनए पे जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिवली चार्ज होता है हमारा डीएनए। अब जो ये डीएनए है किस किस चीज से मिलके बना हुआ होता है, तो ये 3 चीजों से मिलके बना हुआ होता है। पहला है पेंटोज शुगर, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा है नाइट्रोजिनस बेस। किस किस से? पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस, इन 3 चीज से मिलके बना हुआ होता है। अब जो पेंटोज शुगर कौन सा होता है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। पेंटोज का क्या मतलब है, इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हमने इसको पेंटोज शुगर बोला है। और कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस भी 2 तरह के होते हैं, पहला है प्यूरीन और दूसरा है प्रिमिडिन। प्यूरीन में कौन कौन से आते हैं, एडिनिन और ग्वानिन आते हैं, और प्रिमिडिन में यूरेसिल, थायमीन और साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं। तो जो यूरेसिल होता है ये तो आरएनए में प्रेजेंट होता है, और डीएनए में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एडिनिन होता है, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन प्रेजेंट होता है डीएनए में। अब ये किस तरीके से अरेंज होते हैं तीनों, तो फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर ये दोनों लिंक अप होते हैं किस बॉन्ड से, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। अब कोई भी जो 2 चीज होगी वो एक दूसरे से मिलेगी तो किसी बॉन्ड, किसी फोर्स के साथ मिलेगी, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब उसके बाद पेंटोज शुगर और जो बेस पेयर्स यानी कि नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ये दोनों एक दूसरे से लिंक अप किससे होते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बॉन्ड अप होते हैं। अब उसके बाद जब एक फॉस्फेट ग्रुप, एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजिनस बेस तीनों लिंक अप होते हैं, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक चेन बनाते हैं जिसको हम पूरा बोलते हैं स्ट्रैंड। तो ये 2 तरह की स्ट्रैंड बनाते हैं, ये और दिस वन। तो
न्यूक्लियोटाइड मिलके पूरी एक चेन बनाते हैं, जैसे कि आपको एनसीईआरटी डायग्राम में दिख रहा होगा। जो डीएनए का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन है वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर बताया था, वॉटसन और क्रिक। इनका पूरा नाम है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन अपने देख के कुछ पॉइंट्स बताए कि डीएनए किस तरीके का दिखता है, तो उसी को बोल दिया है साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए। तो क्या सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, हमारा जो ये डीएनए होता है कुछ इस तरीके का होता है। तो ये जो चेन होती है ये मैंने बताया कौन से कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनी हुई होती है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई होती है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। तो ये दोनों जो बैकबोन होती हैं डीएनए की, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनी हुई होती हैं, जो कि क्या होता है, शुगर और फॉस्फेट होता है, शुगर और फॉस्फेट होता है। और जो बेस होते हैं वो इस तरीके से अंदर की साइड होते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है कि एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, यानी कि ये जो स्ट्रैंड होते हैं ये इस तरीके से होते हैं, ये होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम या और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था कि ये जो हमारे बेस पेयर्स होते हैं ये एक दूसरे से इस तरीके से लिंक अप होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। रेड वन इज एडेनिन, ब्लैक वन इज थाइमीन, ग्रीन है साइटोसिन और ब्लू है ग्वानिन। तो इसमें क्या बताया कि जो हमारे बेस पेयर्स होते हैं, एडेनिन हमेशा बॉन्ड अप करता है किसके साथ, थाइमीन के साथ, और जो ग्वानिन होगा वो हमेशा बॉन्ड अप करेगा साइटोसिन के साथ। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, किस बॉन्ड से बाइंड अप होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड अप होते हैं। और क्या बोला, जो एडेनिन होता है थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड के साथ बाइंड होता है, यानी कि हाइड्रोजन की डबल बॉन्ड होती हैं, जबकि जो ग्वानिन और साइटोसिन होती हैं ये कितने बॉन्ड से बाइंड अप करते हैं, ये 3 बॉन्ड से बाइंड अप करते हैं। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया हमारा, ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा स्टेबल हो गया। तो तीसरा पॉइंट ये बोला इन्होंने। अब अगला पॉइंट क्या बोला, हेलिकली ट्विस्टेड राइट हैंडेड फैशन, यानी कि ये जो हमारा डीएनए होता है ये राइट हैंड साइड की तरफ ट्विस्टेड होता है और हेलिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हेलिक्स बनाते हैं। अगला पॉइंट ये बताया। उसके बाद जो हमारा एक हेलिक्स होगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो ये पार्ट होता है ये एक हेलिक्स बनाता है। तो एक हेलिक्स की कितनी इसकी लेंथ होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और एक हेलिक्स में सिर्फ 10 बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से होते हैं। अगली चीज क्या बताई कि डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स, यानी कि जैसे ये 2 बेस पेयर्स है, एक ये रहा बेस पेयर, मान लीजिए एडेनिन और ये थाइमीन के साथ बॉन्ड अप है, और ये है मान लो ग्वानिन और साइटोसिन के साथ बॉन्ड अप है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.14 एंगस्ट्रॉम। तो ये पॉइंट्स बताए थे वॉटसन क्रिक ने अपने मॉडल में, या फिर हम कहें ये कुछ फीचर्स हैं किसके, डीएनए के। एक और चीज, जो एडेनिन और साइटोसिन का अमाउंट होगा, अमाउंट का जो सम होगा वो थाइमीन और ग्वानिन के अमाउंट के सम के बराबर होता है। तो अगला टॉपिक है हमारा सेंट्रल डोग्मा। तो क्या है इसमें कि हमें पता है डीएनए से ही डीएनए बनता है, जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब आरएनए कैसे बनता है, तो डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, और डीएनए से डीएनए ही बनता है। तो डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए का बनना इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो ये क्या है, डीएनए की जो इंफॉर्मेशन होती है वो फ्लो करेगी पहले आरएनए में एंड देन प्रोटीन में फ्लो होती है। तो इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन एंड देन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन इन प्रोटीन। और ये जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है ये यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि इसी डायरेक्शनल में
फ्लो होती है। अब हम बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए जो होता है वो हमारे सेल के अंदर किस तरीके से होता है। ये तो हमें पता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम डीएनए की लेंथ अगर नापे तो जनरली बेस पेयर्स के अकॉर्डिंग नापी जाती है कि कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है। तो ह्यूमन बीइंग में जो बेस पेयर्स होते हैं वो टोटल होते हैं 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। और हमें पता है कि दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो डीएनए की लेंथ जो होगी वो सेल से भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये किस तरीके से अरेंज होती है, किस तरीके से पैक्ड होती है सेल के अंदर। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में ही अलग अलग तरीके से होते हैं, ये देखते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस अच्छे से प्रेजेंट नहीं होता है, वेल डेवलप नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो जनरली साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। तो जो डीएनए होता है और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, तो ये दोनों बाइंड अप करती हैं, और बाइंड अप होने के बाद ये जो ए कॉम्प्लेक्स बनाती है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से बाइंड अप कर लेते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाती है न्यूक्लियोइड। तो ये तो सिंपल प्रोसेस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल में जो पैकेजिंग होगी वो भी थोड़ी डिफिकल्ट होगी, यानी कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स वे में होगी। तो कैसे? यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं इसमें आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज होती है, क्योंकि लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक होते हैं नेचर में। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये जनरली 5 तरीके की होती है। कौन कौन सी? H1, H2A, H2B और H3 और H4, ये 5 तरह की प्रोटीन्स होती है, हिस्टोन प्रोटीन जिनको हम बोलते हैं। अब उसके बाद इसमें से जो 4 प्रोटीन होती है, यानी कि H1 को छोड़ के H2A, H2B, H3 और H4, ये चारों प्रोटीन ऑक्टामर बनाती हैं। ऑक्टामर से क्या मतलब है कि 2 H2A होंगी, 2 H2B मॉलिक्यूल होगा, 2 ही H3 होंगे और 2 ही H4 हिस्टोन प्रोटीन होंगी। तो ये चारों मिलके इस तरीके से एक पूरा ऑक्टामर मॉलिक्यूल बनाती हैं, जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन ही बोलेंगे। अब क्या होता है कि मान लीजिए, तो ये हमारी ऑक्टामर प्रोटीन होती है और इसके चारों तरफ डीएनए रैप करता है। क्या रैप करेगा? डीएनए रैप करता है। अब क्या होगा, जैसे ही हम मान लेते हैं इस तरीके से ये डीएनए रैप हो गया, तो यहाँ पर अब इसको बाइंड करने के लिए जो हमारा H1 प्रोटीन है ये आके चेक कर देता है इसको। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्योंकि जो डीएनए होता है काफी लंबा होता है, तो इसी तरीके से आगे भी फर्दर एक और हिस्टोन आएगा, फिर से डीएनए रैप होगा, फिर से चेकिंग होगी H1 प्रोटीन के थ्रू। तो इस तरीके से पूरी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, इस तरीके से दिखते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके बनाता है फिर क्रोमेटिन। क्या बनाता है? क्रोमेटिन। और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। किसमें? न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है ये। उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा क्रोमेटिन होता है, ये जो हमारा क्रोमेटिन है ये हमारे न्यूक्लियस में किस तरीके से प्रेजेंट होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे धागे मैश्ड अप हो ये न्यूक्लियस के अंदर। अब क्या होगा, जब हमारा सेल डिवाइड होता है उसके दौरान ये और कंडेंस्ड होता है और ज्यादा पास पास में आ जाते हैं और ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको हम बाद में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो जनरली क्रोमोसोम, क्रोमेटिन और डीएनए ये टर्म बेशक से अलग अलग हैं, लेकिन इनका जैसे जैसे स्ट्रक्चर बदल जाता है तो इनके नाम बदल जाते हैं, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ये सेम ही है। हमारा क्रोमोसोम है यानी कि जो क्रोमेटिन है, जो और ज्यादा कंडेंस हो गया है, तो कहीं कहीं पर ये बहुत लूजली बाइंड करते हैं, कहीं कहीं पर ये बहुत लूजली। हम इसका रफ डायग्राम बनाएं तो इस तरीके से
जैसे कि ये है, इस तरीके से कहीं कहीं ये बहुत लूजली बाइंड करते हैं। तो जहां पर लूजली बाइंड करते हैं उस एरिया को बोलते हैं हम यूक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन बोलते हैं। और कहीं कहीं पर ये बहुत डेंसली बाइंड अप करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रोमेटिन के पोर्शन, जिसको हम यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। तो इस तरीके से होती है हमारे यूकैरियोटिक सेल में पैकेजिंग डीएनए की। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन पे। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से डीएनए का बनना यानी कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। अब उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है? तो जितने भी मैकेनिज्म होते हैं बायोलॉजी में, चाहे वो डीएनए का बनना हो या वो प्रोटीन का बनना हो, आरएनए का बनना हो, तो सभी में एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं जो कि किसी भी मैकेनिज्म को आगे प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं रेप्लिकेशन में? सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो मोस्टली कौन सा यूज किया जाता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यूज किया जाता है। और जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो मेजरली 3 तरीके का होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन रेप्लिकेशन में सबसे ज्यादा कौन सा यूज किया जाता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद अब अगला है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम यूज किया जाएगा, कैसे कैसे यूज करेंगे अभी प्रोसेसिंग देखेंगे तब जानेंगे। उसके बाद टोपो आइसोमरेज एंजाइम या फिर डीएनए गाइरेज एंजाइम का यूज किया जाता है। प्राइमेज है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और लाइगेज एंजाइम। तो इन सभी एंजाइम का यूज किया जाता है। अब कैसे रेप्लिकेशन होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले डीएनए का जो रेप्लिकेशन है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में दोनों में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन मेजर स्टेप्स सेम होते हैं। तो हम छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे पहले क्या होता है स्टेप ओराई यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो सीक्वेंस होता है डीएनए का जहां से रेप्लिकेशन होना शुरू होगा। तो सबसे पहले क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओराई। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है यानी कि प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें सिर्फ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही होता है, यानी कि एक ही साइट होती है ओराई की। लेकिन जो यूकैरियोटिक डीएनए होते हैं वो क्योंकि कॉम्प्लेक्स होते हैं स्ट्रक्चर में भी, तो उसमें ओराई काफी जगह पर प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम बोले कि थाउजेंड्स ऑफ नंबर में प्रेजेंट भी हो सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा? हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा डीएनए है। तो ये हमारा डीएनए है जिसका रेप्लिकेशन होना है। तो सबसे पहले क्या होगा? ओराई आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा? अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। ये जो हमारा हेलिक्स है डीएनए का, इसकी अनवाइंडिंग होगी। अनवाइंडिंग से मतलब ये ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से ये अपने अलग अलग हो जाएंगे। तो ये जो अनवाइंडिंग होती है ये किस एंजाइम की मदद से होती है? ये होती है हेलिकेज एंजाइम की मदद से। यानी कि हेलिकेज एंजाइम अनवाइंडिंग करता है डीएनए के। जैसे कि एनसीईआरटी में हमें कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखाया हुआ है। ये हमारा पेरेंटल डीएनए है, उसके बाद इसकी हो गई है अनवाइंडिंग। किस एंजाइम की मदद से? हेलिकेज एंजाइम की मदद से। सभी एंजाइम के फंक्शंस हमें जरूरी है याद हो, क्योंकि बोर्ड में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब उसके बाद क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, यानी कि रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है। रेप्लिकेशन फॉर्क से क्या मतलब है कि इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। अब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। प्राइमर क्या होता है? तो प्राइमर एक छोटा सीक्वेंस होता है डीएनए का। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा डीएनए है कुछ इस तरीके से, तो इसमें यही जो सीक्वेंस है, हम इस डीएनए के सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये है ए, जिस तरीके से ये हमारा सीक्वेंस है और इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये सीक्वेंस होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? थाइमिन। बताया था अभी हमने डीएनए, जब डीएनए का हमने साइलेंट फीचर्स देखे तो एडेनिन के साथ थाइमिन बाइंड करता है, थाइमिन के साथ क्या करेगा? एडेनिन। ग्वानिन के साथ करेगा साइटोसिन। इसी तरीके से पूरा बाइंड अप होते हैं। तो ये अनबाइंड हो गए। अब दूसरा स्टेप क्या बताया? इसमें प्राइमर ऐड होते हैं। तो प्राइमर किस तरीके से ऐड होंगे? शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं डीएनए के। तो मान लीजिए इस तरीके से
ये प्राइमर ऐड हो गया। तो अब ये जो प्राइमर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्राइमर कौन बनाता है, ये भी एंजाइम बनाता है। कौन सा? प्राइमेज एंजाइम की मदद से बनता है। तो इस तरीके से ये ब्लू में दिख रहा होगा आपको, ये प्राइमर ऐड हो जाते हैं। अब ये सोचने वाली बात है, यहाँ पर सिर्फ एक प्राइमर, यहाँ पर इतने सारे प्राइमर क्यों? तो अभी इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? इलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। जो हमारी न्यू स्ट्रैंड होगी, यानी कि रेड कलर में जो दिख रही है, अगर हम इसमें बात करें तो इस तरीके से न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब इसमें एक पॉइंट और रह गया है कि हमने जैसे इसकी अनवाइंडिंग की तो क्या होता है कि ये एक दूसरे से दोबारा से बाइंड अप हो सकते हैं, यानी कि हेलिक्स बना सकते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए, इस टेंशन को रोकने के लिए दूसरा एंजाइम यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं टोपोआइसोमेरेज। कौन सा एंजाइम? टोपोआइसोमेरेज। यानी कि जो टोपोआइसोमेरेज है, ये एंजाइम क्या करता है? इस डीएनए को दोबारा से बाइंड होने से या हेलिक्स बनाने से रोकता है। तो यूकैरियोटिक सेल में, यानी कि जो यूकैरियोटिक में रेप्लिकेशन होता है, उसमें टोपोआइसोमेरेज वर्क करता है इस तरीके से, और प्रोकैरियोटिक सेल में टोपोआइसोमेरेज की जगह होता है डीएनए गायरेज। सिर्फ ये फर्क है दोनों में। ये प्रोकैरियोटिक के लिए यूज किया जाता है डीएनए गायरेज, और टोपोआइसोमेरेज यूज किया जाता है यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के लिए। अब उसके बाद क्या होगा कि इलोंगेशन हुआ, इलोंगेशन तक हमने देख लिया। तो इलोंगेशन कैसे होगा, यानी कि जो डीएनए के स्ट्रैंड है ये किस तरीके से बनते हैं। तो हमें पता है डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो हमारा न्यू स्ट्रैंड डीएनए बनता है, वो किस डायरेक्शन में बनता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अब क्या होगा, ये जो रेप्लिकेशन होगा, यानी कि जो इलोंगेशन होता है, ये जो इलोंगेशन होगा, ये किस एंजाइम की मदद से होता है? ये होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम की मदद से होता है। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि यहाँ पर सिर्फ एक प्राइमर जुड़ा और यहाँ पर काफी सारे प्राइमर जुड़े। तो इसकी जो दो स्ट्रैंड होती हैं, एक स्ट्रैंड को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या फिर लैगिंग स्ट्रैंड। तो इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में क्या होगा, सिर्फ एक ही प्राइमर आके बाइंड अप होगा और कंटिन्यूअसली हमारा जो न्यू स्ट्रैंड है वो बनता रहेगा, कहीं पर भी कोई भी रुकावट नहीं आती है। लेकिन जो हमारा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है उसमें क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअसली बाइंड अप होता है, यानी कि बहुत सारे प्राइमर बाइंड हो जाते हैं। तो पहले इतना स्ट्रैंड बना, उसके बाद इतना स्ट्रैंड बना, उसके बाद इतना स्ट्रैंड बना, इस तरीके से बनते हैं। तो इस स्ट्रैंड को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं। तो ये पूछा जाता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट कौन सा होता है, तो ये वाला स्ट्रैंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है। हमारे न्यू स्ट्रैंड बन गए। अब क्या होगा, बाइंड अप होना जरूरी है। तो उससे पहले ये जो प्राइमर होते हैं ये यहाँ से हट जाते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ प्राइमर। ये प्राइमर है, प्राइमर यहाँ से हट जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, प्राइमर हटने के बाद अब ये यहाँ पर क्योंकि स्पेस बची तो लाइगेज एंजाइम की मदद से ये पूरी स्पेस फिल हो जाती है और ये कंप्लीट स्ट्रैंड बन जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे दो कंप्लीट स्ट्रैंड बन चुके हैं। अब ये एक डीएनए फ्रेगमेंट से, ये एक डीएनए फ्रेगमेंट था, तो एक डीएनए फ्रेगमेंट ये बन गया है और एक डीएनए फ्रेगमेंट हमारा ये बन गया है। तो अब जब सेल डिवीजन होगा तो ये दोनों अपने अपने डॉटर सेल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, इसलिए रेप्लिकेशन जरूरी होती है। तो ये एक ओवरव्यू है रेप्लिकेशन कैसे होता है। और ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है। तो अच्छे से आप इस डायग्राम को पढ़ लें, क्योंकि इससे रेप्लिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एंजाइम के फंक्शंस भी पूछे गए हैं। अब उसके बाद हम आते हैं कि जो डीएनए होता है उसको सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा जाता है और सेमी कंजर्वेटिव होता क्या है। तो जैसे ये हमारा डीएनए था, इसका रेप्लिकेशन हुआ, तो रेप्लिकेशन में देखो ये जो दो न्यू स्ट्रैंड बनी है, इसमें एक स्ट्रैंड तो पेरेंट का ही है, जो पेरेंटल डीएनए है उसी का ही है। मान लो ये दोनों पहले स्ट्रैंड अलग अलग हुए इस तरीके से, और इसमें न्यू स्ट्रैंड जुड़ा ये वाला जो नया सिंथेसिस हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि एक स्ट्रैंड तो पेरेंट का है दोनों में, तो कुछ इंफॉर्मेशन यानी कि हाफ इंफॉर्मेशन किसकी, पेरेंटल डीएनए की होती है।
तो इसीलिए इसको डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए कहा जाता है। अब कोई भी जो बात कही जाती है वो बिना किसी प्रूफ के नहीं की जाती साइंस में। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए दो साइंटिस्ट आए, मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेल। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कब 1958 में किया। तो जितने भी साइंटिस्ट के नाम है वो याद होने जरूरी है, क्योंकि इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स के चैप्टर में मोस्टली इन साइंटिस्ट के नाम पूछ लिए जाते। इन्होंने किस पे वर्क किया था? इकोलाई बैक्टीरिया पे वर्क किया था। और इकोलाई बैक्टीरिया पे वर्क करने के लिए क्या जरूरी था कि इकोलाई की ग्रोथ जरूरी थी। ग्रोथ जरूरी क्यों थी? क्योंकि जब इकोलाई की ग्रोथ होगी तभी तो सेल डिवीजन होगा, क्योंकि इकोलाई प्रोकैरियोटिक सेल है, सिंगल सेल से बना हुआ होता है। तो इकोलाई की जब ग्रोथ होगी तो तभी सेल डिवीजन होगा और तभी डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो इसीलिए इन्होंने इकोलाई पे वर्क किया। और अब क्योंकि बैक्टीरिया की हम ग्रोथ करा रहे हैं तो हमें मीडिया की जरूरत होती है। तो इसमें जो इन्होंने मीडिया लिया था वो लिया था अमोनियम क्लोराइड इन्होंने मीडिया लिया था। और इसी के साथ नाइट्रोजन भी एज ए मीडिया यूज किया था। नाइट्रोजन जो लिया था इन्होंने, इस नाइट्रोजन के दो आइसोटोप लिए थे, N14 और N15 आइसोटोप्स लिए थे नाइट्रोजन के। तो इन्होंने क्या किया, पहले एक कल्चर मीडिया में इकोलाई को क्या करवाया, ग्रो करवाई, इकोलाई की ग्रो करवाई। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन हुई। तो हम मान लेते हैं ये जो है ये डीएनए की रेप्लिकेशन हुई। तो अब ये जो मीडिया है इसमें NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड था, और नाइट्रोजन का कौन सा आइसोटोप लिया था? नाइट्रोजन का 15 आइसोटोप इन्होंने लिया था। अब क्या हुआ, जब रेप्लिकेशन हुआ तो उसमें देखा गया कि जो इकोलाई के डीएनए में N15 आइसोटोप पाया गया। अब जैसे कि इसमें एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये डायग्राम है। सबसे पहले N15 मीडिया में ग्रो करवाया, तो जो डीएनए था हमारा ये वाला, ये इस तरीके से ये N15 का था। अब ये नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या दे रखा है कि जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl के प्रेजेंस में, जब हमने क्या करवाया, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, तो इसमें जो डीएनए होगा वो यहां पर प्रेजेंट होगा बिल्कुल कॉर्नर में। अब उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट क्या दिखाया है कि अब इसको ग्रो कराने के बाद इन्होंने दूसरा मीडिया लिया और इसी डीएनए को इसमें ट्रांसफर करा दिया। ये जो डीएनए है जो कि N15 कैरी करता है, इसी डीएनए को इन्होंने इसमें ट्रांसफर करा दिया। और अब इस मीडिया में क्या था, NH4Cl तो था, लेकिन अब इसमें N15 आइसोटोप नहीं था, इसमें था N14 आइसोटोप। तो अब क्या करवाया, इसमें ग्रो कराने के बाद फिर से रेप्लिकेशन हुआ इकोलाई का, और इकोलाई का रेप्लिकेशन में फिर क्या पता चला, जो अब डीएनए है, अब जो नई जनरेशन आई है उसमें जो डीएनए है वो एक तो है N15 स्ट्रैंड, और जो दूसरा था, दूसरा डीएनए स्ट्रैंड कैरी कर रहा था N14 का डीएनए स्ट्रैंड। तो इन्होंने ये देखा। अब इसमें डायग्राम में भी यही दिखाया गया है, तो इसमें कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। अब जब हमने दोबारा से सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो अब इसमें हाइब्रिड आए, हाइब्रिड यानी कि N14 और N15 दोनों तरह के स्ट्रैंड आए, हाइब्रिड आए। तो अब इसमें क्या था कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो यहाँ बैंड्स जो दिखे हमें बीच में दिखे। तो बीच में क्यों दिखे, क्योंकि ये हाइब्रिड था, यानी कि 14 और 15 दोनों प्रेजेंट थे। अगर 15 होता तो वो बिल्कुल इधर साइड में होता, अगर 14 होता तो वो बिल्कुल इधर साइड होता, लेकिन क्योंकि ये हाइब्रिड है तो ये बिल्कुल जो बैंड इन्हें दिखे बीच में दिखे आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि और रेप्लिकेशन कराया। तो रेप्लिकेशन और कराने के बाद क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन आई, और सेकेंड जनरेशन में जैसे कि आपको बुक में दिख रहा है, एक जो स्ट्रैंड आई यानी कि जो डीएनए स्ट्रैंड डबल हेलिक्स आए वो N14 के आए, फिर दो हाइब्रिड आए, हाइब्रिड यानी कि N15 के और N14 हाइब्रिड, और जो अगली स्ट्रैंड वो भी N14 की आई। तो इस तरीके से सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट किया। ट्रांसक्रिप्शन इसी को ही बोलते हैं कि डीएनए से एमआरएनए का बनना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये एम क्या है इसमें, तो जो हमारा आरएनए होता है वो तीन तरीके के प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए, और आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए।
तो जो डीएनए से आरएनए बनता है वो कौन सा वाला आरएनए बनता है, वो बनता है एमआरएनए। जो हमारा डीएनए होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये स्ट्रैंड होते हैं। तो अब ये जो हमारा डीएनए होता है इसमें एक स्ट्रैंड होती है कोडिंग और एक स्ट्रैंड होती है नॉन कोडिंग। इससे क्या मतलब है, जो हमारी नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली स्ट्रैंड हमारी नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होती है, और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली स्ट्रैंड होती है ये होती है हमारी कोडिंग स्ट्रैंड, यानी कि इसी से हमारा एमआरएनए बनता है। अब जैसे कि रेप्लिकेशन में हमें एंजाइम की जरूरत पड़ी थी, सबसे मेन एंजाइम कौन सा था, डीएनए पॉलीमरेज। ऐसे ही इसमें जरूरत किसकी पड़ती है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की पड़ती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। बाद ये ट्रांसक्रिप्शन कब होता है, तो सेल डिवीजन में G1 और G2 फेज होते हैं, तो इसी के दौरान ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो जैसे कि हमें पता है ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड है, और ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है ये होती है कोडिंग स्ट्रैंड, यानी कि जिससे एमआरएनए बनेगा। और इस पर 3 रीजन होते हैं। पहले तो है प्रोमोटर, जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, उसके बाद टर्मिनेटर, जहां ट्रांसक्रिप्शन यानी कि एमआरएनए का बनना बंद हो जाएगा, और ये होता है स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि जो कोड करता है एमआरएनए के लिए। तो सबसे पहले ये 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप, इसमें क्या होगा इनिशिएशन में, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये है आरएनए पॉलीमरेज, और ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये है सिग्मा फैक्टर। तो इनिशिएशन में क्या होगा, सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर पे जाके बाइंड करेगा, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे जाके बाइंड करेगा, और ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या होगा, ये एमआरएनए का बनना शुरू हो जाता है। तो इलॉन्गेशन में क्या होगा, ये दोनों कॉम्प्लेक्स मिलके एमआरएनए बनाना शुरू कर देते हैं। जब टर्मिनेशन में क्या होगा कि जैसे ही हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहां पर आ जाएगा, टर्मिनेटर पे आ जाएगा, तो यहाँ पर एक और फैक्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं रो फैक्टर। तो अब ये रो फैक्टर क्या करेगा कि आरएनए पॉलीमरेज को इस डीएनए स्ट्रैंड से फॉलो ऑफ करा देगा, जिससे क्या होगा, हमारा आरएनए जो एमआरएनए बना है ये कंप्लीट बन जाएगा और एमआरएनए का इलॉन्गेशन बंद हो जाएगा। तो ये ओवरव्यू है ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हमारा सिग्मा फैक्टर होता है इसका क्या फंक्शन होता है, कि ये क्यों जरूरी है, यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड हुआ, तो अगर इनके सिग्मा फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए पे कहीं भी जाके बाइंड अप हो जाएगा और नॉन स्पेसिफिकली जो होगा इलॉन्गेशन होना शुरू हो जाएगा। तो जो सिग्मा फैक्टर होता है ये एक तरीके से डायरेक्शन बताता है, या हम बोले कि शुरुआत बताता है कि तुम्हें कहाँ से शुरुआत करनी है एमआरएनए को बनाने के लिए। तो इसीलिए सिग्मा फैक्टर का फंक्शन जनरली पूछ लिया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में कैसे होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा एमआरएनए बनता है, जैसे इसमें बना एमआरएनए ऐसे ही उसमें जो हमारा एमआरएनए बनता है इसमें 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इसमें दिख रहा होगा आपको, ये ब्लू वाला है एक्सोन और ये ब्लैक से जो शेड किया गया है ये है इंट्रोन। अब ये एक्सोन और इंट्रोन क्या है, तो ये कुछ सीक्वेंस होते हैं। तो जो एक्सोन होता है ये तो एक्टिव होता है, लेकिन जो इंट्रोन होता है ये नॉन एक्टिव होता है, यानी कि हमें इंट्रोन की जरूरत नहीं होती है। अब क्योंकि आरएनए से ही हम प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन कौन से सीक्वेंस कोड करते हैं, वो सिर्फ एक्सोन कोड करते हैं, इंट्रोन कोड नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि इंट्रोन्स को हम यहां से हटा दें। तो यूकैरियोटिक सेल में ये स्टेप्स और बढ़ जाते हैं और इन्हीं स्टेप्स को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप, यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। आगे इसमें क्या होता है, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है यूकैरियोटिक सेल में वो 3 तरह के प्रेजेंट होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज
3। तो आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस करता है आरआरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 2 करता है एचएनआरएनए को, और आरएनए पॉलीमरेज 3 करता है एसएनआरएनए। के बाद क्या स्टेप होगा, ये जो हमारा एचएनआरएनए है ये एचएनआरएनए है, तो ये जो हमारा एचएनआरएनए है इसमें सबसे पहले होती है कैपिंग, यानी कि मान लीजिए ये हमारा 5 प्राइम एंड है और ये हमारा 3 प्राइम एंड है, तो 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होती है। कैपिंग से क्या मतलब है, मिथाइल ग्वानोसिन आके अटैच हो जाता है 5 प्राइम एंड पे। अब उसके बाद क्या होती है टेलिंग, टेलिंग यानी कि 3 प्राइम एंड पे एडिनाइलेट रेजिड्यू आके अटैच हो जाते हैं। अब उसके बाद होगी स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में से क्या मतलब है कि रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स, इंट्रोन्स का रिमूवल होगा, और रिमूव होने के बाद ये कुछ इस तरीके के हो जाएगा, तो रिमूवल ऑफ इंट्रोन एंड देन लाइगेशन यानी कि अटैचमेंट ऑफ एक्सोन। अब ये जो एक्सोन है ये एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, तो इस तरीके से होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, यानी कि ये सब प्रोसेस कब होगा, जब हमारा एचएनआरएनए बन जाएगा। तो इस तरीके से जो एचएनआरएनए होता है ये हमारा इमेच्योर आरएनए होता है, और एचएनआरएनए से उसके बाद हमारा बनता है एमआरएनए। अब वो जो एमआरएनए होता है वो फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में यूकैरियोटिक सेल के, और फिर वहां पर ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए वो तैयार हो जाने से पहले हम ये देख लेते हैं जेनेटिक कोड क्या होते हैं। तो डीएनए कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किसके फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस कराई जाती है। अब जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन बना हुआ होता है अमीनो एसिड से, प्रोटीन अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, और कितने अमीनो एसिड होते हैं इसमें, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहे हैं। अब उसके बाद जेनेटिक कोड क्या है ये समझते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स हैं जेनेटिक कोड के, उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है जेनेटिक कोड। तो जो अमीनो एसिड होता है ये कोड कराया जाता है किसके थ्रू, कोडोन्स के थ्रू, यानी कि कोडोन्स होते हैं वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ये जो एक कोडोन होता है, एक कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, यानी कि एक अमीनो एसिड बनाता है। अब ये जो जेनेटिक कोड की पूरी टेबल आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है, जिसमें कि दिखाया गया है कि कौन सा कोडोन किस अमीनो एसिड को कोड करता है। तो ये थोड़ी सी समरी है जेनेटिक कोड की। अब उसके बाद हम आते हैं इसके फीचर्स के बारे में, जैसे कि मैंने बताया ट्रिपलेट कोड, यानी कि 3 नाइट्रोजनस बेस मिलके एक कोडोन बनाते हैं, और वो जो कोडोन होता है फिर अमीनो एसिड बनाता है। अब इसमें टोटल जो होते हैं वो 64 होते हैं, जिसमें कि 61 कोडोन जो होते हैं वो कोड करते हैं अमीनो एसिड को, और जो 3 कोडोन होते हैं वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। वो जो 3 कोडोन होते हैं वो होते हैं स्टॉप कोडोन। अब उसके बाद है ये वर्ड आता है नॉन एम्बिजियस और स्पेसिफिक कोडोन। इसका क्या मतलब है कि यही एक कोडोन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड बनाता है। इसके बाद तीसरा फीचर क्या होता है जेनेटिक कोड का, कि ये जो कोडोन होते हैं इसको एजीसी है, जैसे हम इसमें कॉमा नहीं लगाते, कॉमा लेस होते हैं, यानी कि इनको डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है एजीसी कोडोन की फॉर्म में। अब उसके बाद अगला फीचर क्या है, कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं कि वो एक कोडोन के द्वारा ही नहीं बहुत सारे कोडोन के थ्रू भी कोड किए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल इसका सीरीन है, ल्यूसीन है और आर्जिनिन है। तो ये तीनों जो अमीनो एसिड हैं इन तीनों को 6 कोडोन कोड करते हैं, जैसे कि मार्क किया हुआ है मैंने। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है कि जो मीथियोनिन होता है जो कि कैसे कोड किया जाता है, यानी कि कौन से कोडोन से कोड किया जाता है, AUG से कोड किया जाता है। और ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड जो कि कौन सा कोडोन कोड करता है, UGG, यानी कि यूरेसिल ग्वानिन ग्वानिन। तो ये दोनों नॉन डीजनरेटेड अमीनो एसिड होते हैं, यानी कि मीथियोनिन और ट्रिप्टोफन इनको सिर्फ AUG और UGG ही कोड कर सकते हैं और कोई कोड नहीं करता है। उसके बाद क्या है यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड कौन से क्या मतलब है कि कुछ कोडोन ऐसे होते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी में वो एक ही तरह के अमीनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है UUU, यानी कि यूरेसिल और यूरेसिल, ये सिर्फ कोड करता है फिनाइल एलिनीन अमीनो एसिड को सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में।
अब उसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या है, इनिशिएशन कोडोन। इनिशिएशन नाम से ही पता चल रहा है कि यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए जो सबसे पहला कोडोन की जरूरत होती है, यानी कि अमीनो एसिड की जरूरत होती है, तो वो जो कोड करता है, इनिशिएट करता है, वो कौन सा कोडोन होता है, AUG। तो उसके बाद है स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन यानी कि हमारी प्रोटीन सिंथेसिस हो चुकी है, अब जैसे ही स्टॉप कोडोन आते हैं वहां पर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाता है। और वो स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं, UAA, UAG और UGA, ये होते हैं स्टॉप कोडोन। तो ये फीचर्स याद होने जरूरी है क्योंकि पूछ लिए जाते हैं, स्टॉप कोडोन के नाम पूछ लिए जाते हैं, इनिशिएशन कोडोन का पूछ लिया जाता है, तो ये सब चीजें पता होनी जरूरी है। अब उसके बाद है नॉन ओवरलैपिंग कोडोन। ये एक और फीचर होता है। इसका क्या मतलब है कि जो कोडोन्स होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, सब इंडिपेंडेंट होते हैं अपने एक दूसरे से। ट्रांसलेशन क्या होता है, तो ट्रांसलेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें कि mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये जो ट्रांसलेशन है ये मेजरली 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले है इनिशिएशन, उसके बाद एलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में क्या होगा, सबसे पहले जो स्मॉल सब यूनिट होती है राइबोसोम की, वो आके अटैच हो जाती है mRNA से। और कहां पर होती है, जहां पर स्टार्टिंग कोडोन प्रेजेंट होता है, आके हमारा स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम का अटैच हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा tRNA होता है, tRNA जो कि अमीनो एसिड को कैरी करता है, वो आके अटैच हो जाएगा और इसके एंटी कोडोन को भी लेके आएगा। तो इस तरीके से ये बाइंड अप हो जाते हैं। और ये जो ब्लैक में दिख रहा है ये है अमीनो एसिड जो लेके आया है। तो AUG इनिशिएशन कोडोन है, ये किस प्रोटीन के लिए कोड करता है, यानी किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, मिथियोनिन के लिए कोड करता है। तो ये कौन सा अमीनो एसिड हो गया, मिथियोनिन। अब उसके बाद क्या होता है, जो लार्जर सब यूनिट होती है राइबोसोम की, वो आके अटैच हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो लार्जर सब यूनिट होती है राइबोसोम की, उसमें 3 सेक्शन होते हैं। इसको हम बोलते हैं E साइट, इसको हम बोलते हैं P साइट और इसको हम बोलते हैं A साइट। तो जो फर्स्ट इनिशिएशन tRNA होता है वो P साइट पे आके बाइंड अप हो जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट tRNA आते हैं वो, जैसे कि ये नेक्स्ट tRNA है जो अपने एंटी कोडोन को लेके आएगा और अमीनो एसिड को लेके आएगा, तो ये एंटर करते हैं A साइट पे एंटर करते हैं। तो इतना प्रोसेस होता है इनिशिएशन, यानी कि शुरुआत हो चुकी है ट्रांसलेशन की। अब उसके बाद क्या होगा, एलोंगेशन होता है। एलोंगेशन में क्या होगा, तो जो हमारा फर्स्ट tRNA था ये यहाँ पे बाइंड अप हो गया और ये सेकंड वाला A साइट पे आ जाता है। क्या होगा कि ये जो अमीनो एसिड है इस tRNA के साथ, इसमें जो बॉन्ड था ये तो हट जाएगा इससे बॉन्ड, और ये वाला जो अमीनो एसिड है इससे ये बॉन्ड बना लेता है और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से इलोंगेशन हो जाती है। अब क्या होगा, ये जो tRNA है ये फ्री हो चुका है, तो ये tRNA यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा E साइट पर। कहां पर, E साइट पर ट्रांसफर हो जाएगा और फिर यहाँ से E साइट पर ट्रांसफर होने के बाद ये यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो और उसके बाद जो तीसरा फिर tRNA आएगा जिसके पास अमीनो एसिड होगा और एंटी कोडोन प्रेजेंट होंगे, वो यहाँ पर A साइट पर आ जाएगा। और फिर इसी तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है और इस तरीके से पूरी एक अमीनो एसिड की चेन बना लेते हैं। और कौन सा बॉन्ड होता है इनमें, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब उसके बाद जब ये पूरा इलोंगेशन हो जाता है, थर्ड स्टेप आता है टर्मिनेशन। या टर्मिनेशन में क्या होगा कि हमारी पूरी प्रोटीन की चेन बन चुकी है, अब उसको हमें रोकना है। तो क्या होता है, जैसे ही mRNA में स्टॉप कोडोन आता है, 3 स्टॉप कोडोन बताए थे, उनमें से कोई सा भी अगर एक स्टॉप कोडोन आ जाता है mRNA में, तो क्या होता है, क्या होगा कि एक tRNA आएगा जिसके पास होता है एक रिलीजिंग फैक्टर। और ये रिलीजिंग फैक्टर क्या करता है, जितनी भी हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसको रिलीज कर देता है राइबोसोम से और ये पूरी एक प्रोटीन की चेन बन जाती है। तो ये होता है टर्मिनेशन में। तो ये ओवरव्यू है ट्रांसलेशन कैसे कैसे होता है।
तो यहाँ हमारा सेंट्रल डोगमा यानी कि ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये तीनों खत्म होते हैं। अब इसी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं। इस चैप्टर में काफी एक्सपेरिमेंट्स दिखाए गए हैं, प्रैक्टिकली प्रूफ दिखाए गए हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, सेमी कंजर्वेशन, इन सभी के एक्सपेरिमेंट दिखाए गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ना एक आता जरूर है बोर्ड एग्जाम में। तो उसी में से ही एक है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किस चीज को दिखाता है कि जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है या नहीं होता है, ये चीज हमें शो करवाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किया था 1928 में। और अब कोई भी जो एक्सपेरिमेंट है वो किसी के ऊपर किया जाएगा, तो इन्होंने किस पे वर्क किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया होता है, इस पे वर्क किया था। तो इन्होंने इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए थे, पहला एस स्ट्रेन और दूसरा आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन को हम स्मूथ स्ट्रेन बोलते हैं और आर स्ट्रेन को हम रफ स्ट्रेन बोलते हैं। तो जो एस स्ट्रेन होता है इसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये निमोनिया कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए माइस का यूज किया, यानी कि चूहा पे इन्होंने क्या करा, इंजेक्ट किया एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया। तो क्या हुआ, जैसे ही माइस में इन्होंने एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया इंजेक्ट किया तो क्योंकि निमोनिया कॉज करता है तो माइस की डेथ हो गई। ऑन द अदर हैंड इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि निमोनिया कॉज नहीं करता है तो इन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, और क्योंकि निमोनिया कॉज नहीं करेगा तो माइस लाइव रहेगा, यानी कि उसकी डेथ नहीं होती है। अब उसके बाद इन्होंने क्या करा कि ये जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था इसको इन्होंने हीट किया। हीट करने से क्या हुआ कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसकी हो गई डेथ। तो उसका नाम क्या दे दिया, एस स्ट्रेन हीट किल्ड। यानी कि क्या मतलब है कि जो प्रोटीन प्रेजेंट थी एस स्ट्रेन के पास जो निमोनिया कॉज करती थी उसकी डेथ हो चुकी है एक तरीके से, है ना। तो क्या हुआ, इंजेक्ट करा इन्होंने दोबारा से माइस के अंदर किसको, एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया को, तो वो लाइव रहा यानी कि उसकी डेथ नहीं हुई। अब उसके बाद क्या करा इन्होंने कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया और आर स्ट्रेन दोनों को ही लिया, दोनों को ही इंजेक्ट कराया माइस के अंदर दोबारा से और देखा कि इसकी डेथ हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया की ही तो डेथ हुई थी। बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट था उसकी डेथ थोड़ी हुई थी। तो ये जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया था इसने अपना डीएनए ट्रांसफर कर दिया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में। तो जिसकी वजह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में क्या कैपेबिलिटी आ गई कि वो निमोनिया कॉज कर सकता है, तो डेथ हो गई किसकी, माइस की। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन भी पूछा जाता है। तो क्या कंक्लूजन था इसका कि आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन ड्यू टू विच आर स्ट्रेन। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें ये पता करा गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है वो डीएनए है या फिर कुछ और है, यानी कि या प्रोटीन है। तो इसका एक्सपेरिमेंट किया था एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने किया था, इसीलिए इनके नाम से ही इस एक्सपेरिमेंट का नाम हो गया हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने किस पे वर्क किया था, इन्होंने किया था इकोलाई लिया था और बैक्टीरियोफेज लिया था। इकोलाई एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरियोफेज क्या है, एक ये वायरस होता है जो क्या करता है, सिर्फ बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ वायरस विच इन्फेक्ट ओनली बैक्टीरिया। तो इन्होंने ये 2 चीजें ली। अब इसके बाद इन्होंने क्या करा कि 2 इकोलाई लिए थे इन्होंने और 2 ही बैक्टीरियोफेज लिए थे। तो जो एक बैक्टीरियोफेज था इसको इन्होंने रेडियो एक्टिव किया सल्फर के साथ, यानी कि सल्फर किसका कंपोनेंट होता है, प्रोटीन का कंपोनेंट होता है। तो इन्होंने सल्फर के साथ रेडियो एक्टिव किया, जिसकी वजह से क्या होती है, जो बैक्टीरियोफेज की जो कोट होता है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो अगर ये शो होगा तो
इन्होंने सल्फर रेडियोएक्टिव की मदद से इसके प्रोटीन को रेडियोएक्टिव कर दिया। अब इसके बाद दूसरा जो बैक्टीरियोफेज लिया था इन्होंने, इसमें फॉस्फेट को रेडियोएक्टिव किया। और फॉस्फेट किसका कंपोनेंट होता है? डीएनए का कंपोनेंट होता है। डीएनए का हमने जब कंपोजिशन देखा तो जिसकी वजह से क्या हुआ, डीएनए हमें आसानी से विजिबल हो सकता है। रेडियोएक्टिव का क्या मतलब होता है कि हम उस चीज को आसानी से देख सकते हैं रेडियोएक्टिवली। अब क्या करा इन्होंने, 2 इकोलाई बैक्टीरिया लिए। तो सबसे पहला स्टेप करा इन्होंने इन्फेक्शन, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज थे दोनों, इनको इन्फेक्ट कराया इकोलाई में। तो इकोलाई में इन्फेक्ट कराने के बाद क्या हुआ कि दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल था वो ट्रांसफर हो गया किसमें, इकोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो। सेकंड स्टेप क्या किया, ब्लेंडिंग, जिसमें कि क्या हुआ, जो वायरस यानी कि जो बैक्टीरियोफेज है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये ट्रांसफर हो गया इकोलाई में। और ये जो ब्लू में सर्कुलर दिख रहा है ये है इकोलाई का ही जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया का भी तो डीएनए या हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये हो गए इस बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल। अब उसके बाद क्या करा इन्होंने, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। सेंट्रीफ्यूगेशन से ये जो प्रोटीन है इनको इकोलाई से अलग कर दिया। अब उसके बाद क्या, कल्चर कराया। कल्चर के बाद बहुत सारी जनरेशन आई इनकी नेक्स्ट जनरेशन में। तो उससे क्या हुआ कि जो डीएनए था वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुआ, ठीक। और जो प्रोटीन था ये ट्रांसफर नहीं हुआ। ये चीज हमें कैसे पता चली, जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो ये देखा कि इस वाले जिसमें कि सल्फर एज ए रेडियो एक्टिव था तो ये लाइट एमिट नहीं कर रहा था, यानी कि रेडियो एक्टिवली ये एक्टिव नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोटीन थी रेडियो एक्टिव तो यही तो शो होगी, ना कि ये, क्योंकि इसका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था। अब जब इन्होंने दूसरे में देखा तो इसमें क्या देखा कि ये जो इकोलाई है, इस इकोलाई की जो नेक्स्ट जनरेशन थी इसमें डीएनए की वजह से ये रेडियो एक्टिवली एक्टिव हो गया। तो इससे ये पता चला कि जो डीएनए होता है सिर्फ वो ही होता है जेनेटिक मटेरियल जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो ये छोटा सा ओवरव्यू है, रफली डायग्राम है इसका। एनसीईआरटी में डायग्राम बहुत अच्छे से दिया हुआ है और डीपली पढ़ना चाहो तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, क्योंकि ये क्विक रिकैप है तो ओवरव्यू समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है और काफी अलग भी है, यानी कि इससे पहले पढ़ा भी नहीं होगा इस चैप्टर से पहले, रेगुलेशन ऑफ जीन। रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, कंट्रोल करना। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब बन गया कि जीन्स को कंट्रोल करना, कि कौन सी प्रोटीन कब बनेगी, कौन सी प्रोटीन कब नहीं बनेगी, कितनी बनेगी, ये सब रेगुलेट करना इज नोन एज रेगुलेशन ऑफ जीन्स। अब ये जो रेगुलेशन होता है इसमें क्या होता है कि या तो प्रोटीन, जिस प्रोटीन की हमें जरूरत नहीं है उसको फिर हम रोक देंगे इतनी। तो ये कैसे होता है, यानी कि प्रोटीन के एक्सप्रेशन को हम कैसे रोक सकते हैं, 4 लेवल पे रोक सकते हैं। पहला है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो हम ये जो आरएनए बना है इसी को नहीं बनने दें, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। तो अगर आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगी और ना ही प्रोटीन का एक्सप्रेशन होगा, यानी कि जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। उसके बाद है प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल में क्या होता है कि ये जो आरएनए होता है, जब हमने ट्रांसलेशन पढ़ा था यूकैरियोटिक में, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था यूकैरियोटिक में, तो क्या हमने देखा था ये जो आरएनए बनता है ये मैच्योर आरएनए नहीं बनता है, इसमें इंट्रोन और एक्सोन दोनों प्रेजेंट होते। फिर स्प्लाइसिंग की मदद से जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है उसको हम निकाल देते हैं, यानी कि इंट्रोन को निकाल देते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, प्रोसेसिंग लेवल पे करेंगे, यानी कि जो इमेच्योर आरएनए बना है इसी को ही हम ब्लॉक कर देंगे, या फिर इसी लेवल पे हम क्या कर देंगे, रेगुलेट कर देंगे जीन को। है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, इन केस मान लो हमारा आरएनए बन गया, एमआरएनए मैच्योर एमआरएनए बन गया है ना, उसके बाद भी हम रेगुलेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं जीन एक्सप्रेशन को। तो कैसे रोक सकते हैं, जैसे कि हमें पता है जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी कि जो एमआरएनए बनता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है न्यूक्लियस के अंदर। तो अब प्रोटीन बनने के लिए, जीन एक्सप्रेशन को शो करने के लिए वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा साइटोप्लाज्म में। तो हम इस एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में जाने ही नहीं देंगे तो ट्रांसलेशन नहीं होगा और जीन एक्सप्रेशन या हम बोले प्रोटीन एक्सप्रेशन नहीं होगा।
और चौथा भी मेथड है जिससे हम जीन रेगुलेट कर सकते हैं, ये है ट्रांसलेशनल लेवल पे। ट्रांसलेशनल लेवल पे क्या है, इन केस एमआरएनए साइटोप्लाज्म में चला गया, ठीक है, तो अब एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, तो हम इस प्रोटीन को ही ना बनने दें, तो इस लेवल पे भी हम जीन को रेगुलेट कर सकते हैं या फिर प्रोटीन एक्सप्रेशन को हम रोक सकते हैं। तो ये हो गया रेगुलेशन ऑफ जीन का ओवरव्यू। अब इसी का ही एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, लैक ऑपेरोन का। लैक ऑपेरोन किस में होता है, ये होता है बैक्टीरिया में, जैसे कि इकोलाई। तो लैक ऑपेरोन में क्या है, ये लैक्टोज प्रेजेंट होगा किसमें, बैक्टीरिया में, तो हम इसको कंसिडर करते हैं ऑन, और अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम इसको कंसिडर करते हैं ऑफ। तो अगर मान लीजिए हमारे बैक्टीरिया में लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, जो लैक जेड, लैक वाई और लैक ए जीन जो होती हैं, इनका होता है ट्रांसक्रिप्शन से ये बनाते हैं अपने प्रोटीन को, जैसे कि लैक जेड बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई बनाता है परमीएज और ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। लेकिन अगर मान लो लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है, जो लैकोपेरोन होता है वो ऑफ कंडीशन में होता है, तो क्या होता है कि जो हमारा रेगुलेटरी जीन होती है, रेगुलेटरी जीन बनाती है रिप्रेसर एमआरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन ये बनाती है रिप्रेसर प्रोटीन, और अगर ये प्रोटीन यहाँ पर प्रोमोटर या ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाती है तो इन तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये एमआरएनए नहीं बनते हैं और ना ही फिर ये प्रोटीन बनेगी, यानी कि जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन करता है, वो यहीं पर आके बाइंड करता है, प्रोमोटर पे आके ही बाइंड करेगा और उसके बाद वो ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो जब उसको यहाँ पर जब ये प्रोटीन यानी कि रिप्रेसर आ जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज को जगह ही नहीं मिलेगी और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो ये तो कंडीशन हो गई जब हमारा लैक ऑपेरोन ऑफ होता है। इन केस जब बैक्टीरिया को लैक्टोज की जरूरत होगी तो ये बैक्टीरिया लैक्टोज को इनटेक करेगा, और ये कब इनटेक करता है, जब परमिएज एंजाइम की मदद से ये इनटेक करेगा लैक्टोज को, यानी कि लैक्टोज को इनटेक करने के लिए परमिएज एंजाइम होना जरूरी है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही लैक्टोज इनटेक करेगा तो ये जो लैक्टोज होता है ये बाइंड हो जाता है रिप्रेसर पे जाके, जिसकी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन की साइज चेंज हो जाती है, और साइज चेंज होने की वजह से जो कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से ये इस प्रोटीन यानी कि प्रोमोटर और ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं होगी, और अगर बाइंड नहीं होगी तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड हो जाएगा और उसका अब इन तीनों जीन का फिर वो कर देगा ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ये एमआरएनए बना देंगे और एमआरएनए से फिर ट्रांसलेशन होगा, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम यानी कि प्रोटीन का एक्सप्रेशन शो कर देते हैं। तो इस तरीके से ये लैक ओपेरोन होता है ऑन और ऑफ। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या फंक्शन होता है, ये जो हमारे पास लैक्टोज आता है इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और किसमें, गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करता है। परमीएज का क्या वर्क होता है, लैक्टोज को इनटेक करने के लिए हेल्प में आता है। उसके बाद ट्रांस एसिटाइलेज ये मदद करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की किसके लिए, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है HGP यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये क्या है, तो नाम से पता चल रहा है ये जो प्रोजेक्ट है किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर किया गया है। दूसरा है जीनोम। जीनोम से क्या मतलब, हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं डीएनए को हम एज ए जीनोम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्या है, HGP के थ्रू, तो HGP में क्या करा गया है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन के जितने भी डीएनए प्रेजेंट होते हैं उसमें सीक्वेंस को पता करना। सीक्वेंस यानी कि हमें पता है डीएनए में A, G, T और C ये प्रेजेंट होते हैं, ये मिलके पूरा टोटल डीएनए के बेस पेयर्स बनाते हैं। तो इन्हीं सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना इज नोन एज HGP। तो ये जो HGP प्रोजेक्ट है ये कब लॉन्च हुआ था, यानी कब शुरू हुई थी, ये इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर को शुरू हुई थी 1990, और कंप्लीट कब हुआ, 2003 में ये कंप्लीट हुआ था। यानी कि जो डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर जो वर्क चला था कि कितने सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके से अरेंज होते हैं, ये सभी 13 साल के अंदर कंप्लीट हुआ था।
और इसमें सिर्फ एक ही कंपनी या हम कहें एक ही ऑर्गेनाइजेशन या एक ही कंट्री इन्वॉल्व नहीं, काफ़ी सारी कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व रही हैं इसमें। और जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस यानी कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस को बनाया या आइडेंटिफाई किया, वो कौन थे? जॉन कैरिंग वेंटर। अब उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं, यानी काफी बड़ा प्रोजेक्ट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें ह्यूज कॉस्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत अमाउंट में पैसों की जरूरत पड़ी थी, इसीलिए। और उसके बाद दूसरा रीजन क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर्स, यानी कि बहुत सारे बेस पेयर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया गया था, तो टाइम भी काफी ज्यादा लगा था। और तीसरा क्या, रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट, यानी कि ये जो वर्क है ये एक किसी साइंटिस्ट के अंडर में नहीं हुआ, काफ़ी अदर कंट्रीज के साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद साइंस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स ऑल्सो इन्वॉल्व, यानी कि जो बायोइन्फॉर्मेटिक ब्रांच है इसकी भी ज़रूरत पड़ी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम। अब उसके बाद इसका मेन गोल क्या था, क्योंकि हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हमें उस क्यों कर रहे हैं, मेन गोल हमें उसका पता होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए, यानी कि ह्यूमन डीएनए में 20,000 से लेकर 25,000 तक जीन्स का आइडेंटिफिकेशन हुआ। डिटर्मिनेशन सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप DNA. Third one is store this information in database. Fourth one is improve tools for data analysis. और उसके बाद है सॉल्व एथिकल इश्यूज और लीगल इश्यूज जस्ट लाइक DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये सब इसी से ही इन्वॉल्व है और इसी का ही मेन गोल है। इसमें कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, उनको और देख लेते हैं जो नॉर्मली पूछ ली जाती है इनकी डेफिनेशन। सबसे पहले है DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का क्या मतलब होता है? जो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं ह्यूमन जीनोम में वो ज्यादातर सेम होते हैं, यानी कि जो सीक्वेंस हो, जैसे ये डीएनए है तो इसमें जो बेस पेयर्स होते हैं ये मेजरली सेम होते हैं ह्यूमन में, लेकिन कुछ कुछ जगह पर मान लीजिए जैसे कि ये एरिया है या ये एरिया है, हर इंडिविजुअल में ये सीक्वेंस यूनिक होते हैं, तो इन्हीं सीक्वेंस को हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अब उसके बाद है माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है और मिनी सैटेलाइट क्या होता है। माइक्रो और मिनी दोनों का ही मतलब छोटा होता है, लेकिन दोनों अलग अलग कैसे हैं। तो माइक्रो सैटेलाइट क्या है ये देखते हैं। जैसे कि डेफिनेशन क्या कह रहा है, इट इज अ सेट ऑफ शॉर्ट रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस, यानी कि जो हमारा डीएनए सीक्वेंस होता है, हम क्रोमोसोम ले लेते हैं कि क्रोमोसोम में तो बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, तो क्रोमोसोम के किसी भी एक लोकेशन पे कुछ रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, यानी कुछ सीक्वेंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। क्या बोलेंगे इसको? माइक्रो सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में बोला, डीएनए सीक्वेंस एट ए पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, विच वेरी इन नंबर इन डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी कि हर इंडिविजुअल में अलग अलग होती है। तो मिनी सैटेलाइट क्या कहता है कि ये हमारा क्रोमोसोम है, तो माइक्रो में तो क्या था, सिर्फ एक ही लोकेशन प्रेजेंट होती है जिसमें रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, लेकिन मिनी सैटेलाइट में क्योंकि ये बोल रहा है पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि बहुत सारे एरिया हो सकते हैं जहां पर रिपीटेड सीक्वेंस हो, और इसी के साथ कि कम से कम कितने न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, 100 न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए कम से कम, लेकिन माइक्रो सैटेलाइट में ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो ये डिफरेंस होता है मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में। तो यहाँ खत्म होती है हमारी इस चैप्टर की पूरी वीडियो, और अगर आपको पसंद आई हो और भी ऐसे ही आगे चैप्टर्स की वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और इसी के साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें।